नमस्कार। रीट 2022 टॉप एमसीक्यू में आपका स्वागत और अभिनंदन है। शुरुआत करते हैं। आज हम पवन तंत्र को लेके बात करेंगे कि पवन तंत्र को लेके कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि आपके जो है सिलेबस में वायुदाब और पवन तंत्र दोनों साथ में, लेकिन पिछले क्लास में हमने वायुदाब को लेके बात की। आज हम पवन तंत्र को लेके बात करेंगे कि पवनें कितने प्रकार की होती है, पवनें कहां कहां चलती हैं और उनकी क्या क्या विशेषता है और उनको लेके किस तरह से प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पवन की दिशा का सही समुच्चय है। ए निम्न वायुदाब उच्च वायुदाब, बी निम्न तापमान उच्च तापमान, सी उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब, डी उच्च तापमान निम्न तापमान। देखिए ध्यान रखना पवन क्या होती है। तो सबसे पहले यदि बात करें पवन की, तो पवन जो है पवन यह किसी स्थान पर वायुदाब और तापमान में क्षैतिज विषमता के कारण उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली वायु को हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। यानी कि यदि किसी स्थान पर जो है वायुदाब यदि निम्न हो जाता है तो उच्च वायुदाब से जो हवाएं चलती है उन्हें हम पवनें कहते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना पवन की जो दिशा का सही युग्म है, पवनें सदैव उच्च वायुदाब से कहां चलती है? निम्न वायुदाब की ओर चलती है। इसका सही उत्तर है सी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। अब उच्च वायुदाब कहां होता है? तो ध्यान रखना सर्वाधिक जो उच्च वायुदाब है वह होता है समुद्र या समुद्र तल में सबसे ज्यादा वायुदाब उच्च वायुदाब होता है। और निम्न वायुदाब कहां मिलेगा? निम्न वायुदाब मुख्य रूप से आपको मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलेगा, जहां पर वर्षा की कमी होती है या जहां पर तापमान ज्यादा होता है, मरुस्थलीय दशाएं होती है, शुष्क दशाएं होती है, वहां पर निम्न वायुदाब मिलता है। और इसीलिए पवनें सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो इसका सही उत्तर है सी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से स्थायी पवन नहीं है। ए सन्मार्गी पवन, बी पछुआ पवन, सी ध्रुवीय पवन, डी मानसूनी पवन। देखिए पवनें तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? पवनें तीन प्रकार की होती है। एक पवनें जिन्हें हम स्थायी पवन कहते हैं, एक सामयिक पवन और एक होती है स्थानीय पवन। अब जो स्थायी पवन है यह तीन प्रकार की होती है। एक होती है व्यापारिक पवन, जिन्हें हम सन्मार्गी पवन भी कहते हैं। दूसरी होती है पछुआ पवन और तीसरी होती है ध्रुवीय पवन। तो स्थायी पवनें तीन प्रकार की होती हैं। सामयिक पवनों की बात करें तो सामयिक पवनें भी जो है तीन प्रकार की होती है। एक होती है मानसूनी पवन, एक होती है स्थल
समुद्र समीर, और एक होती है पर्वत घाटी समीर। और स्थानीय पवनें जो है यहां दो प्रकार की होती है, गर्म और ठंडी। तो इस तरह से हमारे पृथ्वी पर जो है तीन प्रकार का पवन तंत्र है, स्थायी पवन तंत्र है, सामयिक पवन तंत्र है और स्थानीय पवन तंत्र है। बात करते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग कि निम्नलिखित में से स्थायी पवन नहीं है। स्थायी पवन का मतलब है वे पवनें जिनकी वर्ष भर दिशा एक समान रहती है, जिनमें दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और स्थायी पवनें कितनी है? तीन पवनें होती है। एक होती है सन्मार्गी पवनें, जिन्हें हम व्यापारिक पवन या ट्रेड विंड के नाम से जानते हैं। दूसरी होती है पछुआ पवन, तीसरी होती है ध्रुवीय पवनें। मानसूनी पवनें जो है यह सामयिक पवनें होती है, जो समय के अनुसार अपनी दिशा में क्या करती है? परिवर्तन करती है। और मानसूनी पवनें दो प्रकार की होती है, एक ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें और एक शीतकालीन मानसूनी पवनें। और मानसूनी पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है, इसीलिए यह स्थायी पवन नहीं है, यह सामयिक पवन है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, मानसूनी पवनें जो है स्थायी पवन नहीं है। अब जो स्थायी पवनें हैं इनको ग्रहीय पवन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ग्रहीय पवन भी कहते हैं, सनातन पवन भी कहते हैं। ये ध्यान रखना कि कुछ किताबों में लिखा गया है निम्न में से कौन सी एक ग्रहीय पवन या सनातन पवन है या नहीं है। तो ध्यान रखना, स्थायी पवनें ही ग्रहीय पवन होती है, स्थायी पवनें ही सनातन पवनें होती हैं, क्योंकि इनकी दिशा में वर्ष भर कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर? बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह का सही युग्म है। ए, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, बी, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, सी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और डी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ध्यान रखना, व्यापारिक पवनों की बात की है तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि व्यापारिक पवनें चलती कहां पर है। तो व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में भी चलती है और दक्षिण गोलार्ध में भी चलती है, दोनों गोलार्ध में चलती है। लेकिन इसका जो प्रवाह क्षेत्र होता है वह उच्च वायुदाब से कहां होगा? निम्न वायुदाब की ओर। तो सबसे पहले व्यापारिक पवनें कहां चलती है उस पर बात करेंगे, फिर उनकी दिशा पर बात करेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में क्या दिशा होती है और दक्षिण गोलार्ध में क्या दिशा होती है। तो देखिए इसको समझना, यहां हमारी पृथ्वी है और यह भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के आसपास तापमान क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए यहां पर भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी होती है। यहां भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, जिसका निर्माण तापमान के कारण होता है, इसलिए यह तापजन्य वायुदाब पेटी है। इसके बाद दूसरी जो वायुदाब पेटी है यह कहलाती है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, और यह भी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। अब जो व्यापारिक पवनें हैं वह उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से
भूमध्य रेखीय निम्न वायदा पेटी की ओर प्रवाहित होती है। यानी कि इनके बीच का जो क्षेत्र है यह व्यापारिक पवनों का प्रवाह क्षेत्र होता है, क्योंकि पवनें सदैव उच्च वायुदाब से कहां आएगी, निम्न वायुदाब की ओर आएगी। तो यदि हम उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में जो है व्यापारिक पवनें इस तरह से चलती है। यहां उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा होती है और दक्षिणी गोलार्ध में यहां इस तरह से व्यापारिक पवनें चलती है। अब यदि हम दोनों ही गोलार्धों में बात करें, यहां उत्तरी गोलार्ध लिया हमने, यहां उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, और यहां पर हम दक्षिणी गोलार्ध लेते हैं तो यहां उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। अब यदि हम बात करें व्यापारिक पवनें तो उत्तरी गोलार्ध में यहां उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यहां दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। ये ध्यान रखना, व्यापारिक पवनों की दोनों गोलार्ध में दिशा अलग अलग होती है। व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाती है। और इसीलिए हमें प्रश्न में पूछा गया है दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है। तो यदि हम प्रश्न में बात करें तो निम्नलिखित में से दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो हमें केवल आपको यह याद रखना है, इस तरह का मानचित्र, यहां उत्तर, यहां दक्षिण, यहां पूरब और यहां पश्चिम। और दक्षिणी गोलार्ध पूछा गया है तो हमें दक्षिणी गोलार्ध से जो है इस तरह से दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है, यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा, बी, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। कौन से गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में। यदि आपसे पूछा जाए उत्तरी गोलार्ध में तो ध्यान रखना उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यहां उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा होती है। उत्तरी गोलार्ध पूछा जाएगा तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और दक्षिणी गोलार्ध पूछा जाएगा तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम चलती है, ये ध्यान रखना। और अब यही प्रश्न हमें भारतीय मानसून से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति में कौन सी पवनें उत्तरदायी होती है। तो ध्यान रखना भारतीय मानसून की उत्पत्ति में भी व्यापारिक पवनें उत्तरदायी होती है। कौन सी पवनें, व्यापारिक। अब व्यापारिक पवनें कौन सी उत्तरदायी होती है, तो यह भी ध्यान रखना दक्षिण गोलार्ध में, जो दक्षिण गोलार्ध में चलने वाली, दक्षिण गोलार्ध में चलने वाली जो व्यापारिक पवनें यहां भारतीय मानसून की उत्पत्ति में सहायक होती है। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण है कि जब यह दक्षिण गोलार्ध में बहती है तो इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है, लेकिन जैसे ही यहां दक्षिण गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में जब विस्थापित हो जाती है तो इनकी दिशा जो है वह क्या हो जाती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाती है। और इसी दक्षिण पश्चिमी व्यापारिक पवनों को हम दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में जानते हैं, जो कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून आता है और सबसे ज्यादा भारत में क्या करता है, बारिश करता है। और इसीलिए दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हमें एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि या तो यह कहां चलती है, तो यह ध्यान रखना है कि व्यापारिक पवनें सदैव, चाहे वह उत्तरी गोलार्ध है चाहे वह दक्षिणी गोलार्ध है, उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर ही चलती है। यदि आपसे अक्षांश पूछ ले तो 0 से 5 डिग्री यहां है और यहां 30 से 35, यानी कि 30 से 35 से लगाकर 5 से 0 के बीच में यहां प्रवाहित होती है। सामान्यतः इसमें जो हमें पूछा जाता है वहां वायुदाब पेटियां पूछी जाती है, कौन सी वायुदाब पेटियों के मध्य यह चलती है। या फिर पूछा जाता है कि इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। लेकिन जो दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनें यह जब उत्तरी गोलार्ध में विस्थापित हो जाती है तो इनकी जो दिशा है यह दिशा इस तरह से हो जाती है। यह जब विस्थापित होती है तो यह इस तरीके से बहना शुरू हो जाती है, यानी कि इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है। और यही दक्षिण पश्चिमी व्यापारिक पवनें
भारतीय मानसून की उत्पत्ति में क्या होती है, सहायक होती है। और इसीलिए भारत में ग्रीष्मकालीन जो मानसून आता है वह दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, जिससे भारत में सबसे ज्यादा क्या होती है, बारिश होती है। क्लियर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भूमध्य रेखा के निकट उच्च तापमान के बावजूद उच्च वर्षा होती है, इसका उत्तरदायी कारण है ए सन्मार्गी पवने, बी पछुआ पवने, सी शीतकालीन मानसूनी पवने, डी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवने। अब समझना कि भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है तो वहां पे तापमान ज्यादा होता है, लेकिन तापमान ज्यादा होने के बावजूद भी वहां पर बारिश क्यों होती है, इसका क्या कारण है, तो इसको भी हम अच्छे से समझते हैं कि यहां जो हमारे यहां भूमध्य रेखा है, यहां भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा पर जो है सूर्य लगभग सीधा चमकता है, इसलिए भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि लगभग क्या होती है, समान होती है। लेकिन भूमध्य रेखा की और जो पवनें आती है वह कौन सी पवनें होती हैं, व्यापारिक पवनें होती है। कौन सी पवनें होती हैं, व्यापारिक पवनें, जो कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में चलने वाली व्यापारिक पवनें, जिन्हें हम सन्मार्गी पवनें कहते हैं। और यहां पवनें जब भूमध्य रेखा के निकट आती है तो यहां पर तापमान अधिक होने के कारण यहां जो है धीरे धीरे ऊपर उठती है। धीरे धीरे कहां उड़ती है, ऊपर उड़ती है, और ऊपर उठकर यह ठंडी होती है, और ठंडी होने के बाद यह क्या करती है, बारिश करती है। और इसीलिए भूमध्य रेखा पर जो वर्षा होती है वह कौन सी वर्षा होती है, ध्यान रखना, सहवनीय वर्षा होती है। और सहवनीय वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन होता है, वह है व्यापारिक पवनें हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सन्मार्गी पवनें कहते हैं। और इसीलिए भूमध्य रेखा पर अधिक तापमान के बावजूद भी ज्यादा क्या होती है, बारिश। और बारिश अच्छी होने के कारण भूमध्य रेखा के आसपास उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, भूमध्य रेखा के आसपास उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यानी वे वन जो 200 से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, 250 से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो अब प्रश्न की बात करें तो भूमध्य रेखा के निकट उच्च तापमान के बावजूद उच्च वर्षा होती है, इसका कारण कौन सा है, इसका सही उत्तर है ए सन्मार्गी पवनें, या जिन्हें हम क्या बोलते हैं, व्यापारिक पवनें। अब ध्यान रखना इसमें दोनों ही व्यापारिक पवनें चलती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें जो है यहां पर अधिक तापमान के बाद अधिक वर्षा करवाने के लिए उत्तरदायी है। केवल उत्तरी गोलार्ध की या केवल दक्षिणी गोलार्ध की नहीं होती, उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्ध में चलने वाली व्यापारिक पवनें इसके लिए क्या है, उत्तरदायी है। क्लियर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से पछुआ पवनों का प्रवाह क्षेत्र है कि पछुआ पवनें कहां चलती है, ए ध्रुवीय उच्च वायुदा पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदा पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदा पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदा पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदा पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदा पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदा पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदा पेटी। अब यहां समझना है पछुआ पवनें कि पछुआ पवनें कहां कहां चलती है, इसको भी अच्छे से समझना है कि यहां जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के आसपास जो वायुदा पेटी होती है इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदा पेटी। इसके बाद
दूसरी जो है इसे हम कहते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और दक्षिण गोलार्ध में भी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। अब यहां पे जो पवनें चलती है, यहां जो पवनें चलती है, चाहे वह उत्तरी गोलार्ध में है, चाहे वह दक्षिण गोलार्ध, इन पवनों को कहा जाता है व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है। यदि हम बात करें इसके आगे, तो यहां पर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। अब हमें पता है कि पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, तो यहां पर यदि हम बात करें तो इस तरह से पवनें चलेगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। और इन पवनों को हम क्या कहते हैं? पछुआ पवनें कहते हैं। क्या कहते हैं? पछुआ पवनें कहते हैं उत्तरी गोलार्ध की और दक्षिणी गोलार्ध की। यानी कि पछुआ पवनें जो है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर प्रवाहित होती है, इनके मध्य यह चलती है। ध्यान रखना, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जाएगी। यदि अक्षांश पूछा जाता है तो 30-35 से यह शुरू होती है और 60-65 के बीच में यह चलती है। तो प्रश्न की यदि हम बात करें कि पछुआ पवनों का प्रवाह क्षेत्र है, तो ध्यान रखना उच्च वायुदाब उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से यहां उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है। इसका सही उत्तर है वह बी है। हालांकि सी में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, जो कि गलत है। क्यों है? क्योंकि पवनें सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, इसीलिए उच्च वायुदाब पहले आएगा और निम्न वायुदाब बाद में आएगा। क्योंकि इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से पछुआ पवनों का प्रवाह क्षेत्र, यानी कि पछुआ पवनें कहां प्रभावित होगी, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। और अक्षांशों में पूछा जाता है तो ध्यान रखना 30 से 35 डिग्री अक्षांश से 60 से 65 डिग्री अक्षांश, इन अक्षांशों के बीच में यह पछुआ पवनें क्या होती है? प्रवाहित होती है। क्लियर? बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से गरजता चालिसा का संबंध है। ए 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर चलने वाली पछुआ पवनें, बी 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर चलने वाली व्यापारिक पवनें, सी 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर चलने वाली व्यापारिक पवनें, या डी 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलने वाली पछुआ पवनें। अब ध्यान रखना, गरजता चालिसा, गरजता चालिसा का मतलब है कि 40 डिग्री अक्षांशों पर जब पछुआ पवनें पहुंचती है तो वह तेज गर्जन करती है और उन्हें हम क्या कहते हैं? गरजता चालिसा कहते हैं। अब इसको भी अच्छे से समझना कि क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो हमने अभी अध्ययन किया था कि पछुआ पवनें जो है वहां 30 डिग्री
35 डिग्री अक्षांशों के बीच में जो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है, यहां से यह शुरू होती है और कहां तक जाती है? 60 से 65 डिग्री उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर जाती है। यह उत्तरी गोलार्ध में भी होता है और दक्षिण गोलार्ध। जब यह पवने 40 डिग्री 50 डिग्री और 60 डिग्री, जब यह पछुआ पवने 40 पर पहुंचती है तो इन्हें क्या कहा जाता है? गरजता चालीसा। दूसरा, जब यह 50 पर पहुंचती है तो इन्हें ही कहा जाता है भयंकर पचासा। और जब यह 60 पर पहुंचती है तो इन्हें कहा जाता है चीखता साठा। यानी कि गरजता चालीसा, भयंकर पचासा और चीखता साठा, यह तीनों ही पछुआ पवने होती है। क्या होती है? पहले तो ये याद रखना, ये सब क्या है? पछुआ पवने होती है। क्लियर हो गया? अब प्रश्न है कि यह कौन सी, उत्तरी गोलार्ध वाली होगी या दक्षिणी गोलार्ध वाली? तो अब इसको अच्छे से समझना कि पछुआ पवनों का जो प्रभाव है वह दक्षिण गोलार्ध में ज्यादा दिखता है। क्यों है? क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में जो है जल मंडल ज्यादा है, स्थल मंडल कम है। उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो 40 डिग्री अक्षांशों के आधार आसपास 50 या 60, वहां स्थल भाग ज्यादा है, जल भाग कम है, इसीलिए वहां पर इसका प्रभाव कम होता है। और इसीलिए जो 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर जो पछुआ पवनें चलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? गरजता चालीसा। 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर जो चलती है तो भयंकर पचासा, और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर चलती है तो उसे हम चीखता साठा कहते हैं। तो इसलिए कौन सी पवनें होगी? दक्षिण गोलार्ध। ये ध्यान रखना। दक्षिण गोलार्ध की जो 40 डिग्री अक्षांशों पर चलने वाली पछुआ पवनों को हम क्या कहते हैं? गरजता चालीसा कहते हैं। तो अब प्रश्न के अकॉर्डिंग बात करें, निम्नलिखित में से गरजता चालीसा का संबंध है। तो सबसे पहले तो गरजता चालीसा किससे संबंधित है? पछुआ पवनों से। तो यह ध्यान रखना, पछुआ पवनें होती है। क्लियर हो गया? व्यापारिक पवनें यहां नहीं होती है। दूसरा, इसका संबंध कौन से गोलार्ध से? दक्षिणी गोलार्ध से। इसका मतलब है कौन से अक्षांश आएंगे? दक्षिणी अक्षांश। तो 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर जो चलने वाली पछुआ पवनें होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? गरजता चालीसा कहते हैं। इसका सही उत्तर है वह डी है। कई स्टूडेंट ए भी लिखते हैं, लेकिन ध्यान रखना उत्तरी अक्षांश इसलिए नहीं होगा क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंड ज्यादा होते हैं, इसीलिए वहां पर जो है पछुआ पवनों का प्रभाव हमें दिखाई नहीं देता है। दक्षिण गोलार्ध में स्थल खंड कम है, जल मंडल ज्यादा है, इसीलिए दक्षिण गोलार्ध में पछुआ पवनों का प्रभाव ज्यादा होता है। तो जो 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे चलेगी हम उसे गरजता चालीसा कहेंगे। जो 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे चलेगी उसे हम भयंकर पचासा कहेंगे। और जो 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे चलेगी उसे हम चीखता साठा के नाम से जानते हैं। क्लियर? बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से मानसूनी पवन तंत्र के संबंध में असत्य कथन है। ए, मानसूनी पवनें सामयिक पवनों का प्रकार है। ध्यान रखना, जो मानसूनी पवनें हैं यह सामयिक पवनें होती है। क्यों होती है? क्योंकि मानसूनी पवनों की दिशा समय के साथ परिवर्तित होती है
और वे पवनें जो समय के साथ अपनी दिशा को परिवर्तित करती है उन्हें हम सामयिक पवनें कहते हैं। इसीलिए मानसूनी पवनें सामयिक पवनों का प्रकार है। यह कथन क्या है? सत्य है। सेकंड, मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर चलती है। यह ध्यान रखना, मानसूनी पवनें गर्मियों में समुद्र से किधर चलती है? स्थल की ओर चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि गर्मियों में स्थल भाग पे तापमान ज्यादा होता है और वायुदाब कम होता है। और हमने पढ़ा है कि उच्च वायुदाब से हवाएं कहां चलती है? निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो गर्मियों में समुद्र में वायुदाब ज्यादा होता है, स्थल भाग पर कम होता है, इसलिए हवाएं समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है। मानसूनी पवनों की उत्पत्ति कर्क रेखा और मकर रेखा पेटी में होती है। यह ध्यान रखना, यह भी सही है। मानसूनी पवनों की जो उत्पत्ति है वह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है यहां पे उत्पत्ति ज्यादा होती है। यह भी सही है। फिर भारत में अधिकांश वर्षा उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों से होती है। तो ध्यान रखना, उत्तर पूर्वी जो मानसूनी पवनें यहां शीतकालीन मानसूनी पवनें होती है। कैसी होती है? शीतकालीन, यानी कि सर्दियों में चलती है। और यहां जो पवनें होती है यहां स्थल से समुद्र की ओर चलती है और स्थल से समुद्र की ओर चलती है, इसीलिए यह शुष्क होती है, आर्द्र नहीं होती है। और जब आर्द्र नहीं होगी तो बारिश नहीं करती है। तो ध्यान रखना, भारत में अधिकांश वर्षा उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों से नहीं होती है, क्योंकि उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों से भारत में केवल कहां होती है? कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट पर ही बारिश होती है, अन्य जगह बारिश नहीं होती है। क्योंकि उत्तर पूर्वी मानसून शीतकालीन मानसून होता है। शीतकालीन मानसून से भारत में केवल कोरोमंडल तट तमिलनाडु में बारिश होती है। भारत में जो बारिश होती है वह ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। यह ध्यान रखना, भारत में अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से नहीं होती है। इसलिए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? डी, कि निम्नलिखित में से मानसूनी पवन तंत्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो डी इसमें सत्य नहीं है। क्लियर? बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से स्थल समीर के प्रवाह का सही कथन है। ए, दिन में समुद्र से स्थल की ओर। बी, रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर। सी, दिन में स्थल से समुद्र की ओर। डी, रात्रि में स्थल से समुद्र की ओर। देखिए स्थल समीर, तो जब हम सामयिक पवनों का अध्ययन करते हैं तो हम कहते हैं कि सामयिक पवनें तीन प्रकार की होती है, मानसूनी पवनें, स्थल और समुद्र समीर। अब यहां पर यदि हम बात करें, एक छोटे से मानचित्र से इसको समझें कि यहां जो हमारी पृथ्वी है जिस पर दो भाग है, यहां भाग है स्थल और यहां भाग है समुद्र। अब यदि हम बात करें दिन में, तो दिन में स्थल भाग पर तापमान क्या होता है? अधिक होता है और वायुदाब क्या होता है? निम्न होता है। जबकि समुद्र में तापमान कम और वायुदाब उच्च होता है। और इसीलिए दिन में पवनें समुद्र से किधर चलती है? स्थल की ओर चलती है। तो ध्यान रखना, जो समुद्र से स्थल की ओर चलती है इसे हम समुद्र या जल समीर कहते हैं, समुद्र या जल समीर कहते हैं। यही कंडीशन यदि हम बात करें रात्रि में, रात्रि में जो है यह उल्टी चलती है, यानी कि स्थल समीर जो है रात्रि में चलती है, जबकि जल समीर है वह दिन में चलती है। क्योंकि रात्रि में स्थल भाग का वायुदाब क्या होता है? उच्च होता है
और उच्च वायुदाब से हवाएं कहां चलती है, निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो अब प्रश्न की अकॉर्डिंग बात करें तो निम्नलिखित में से स्थल समीर, तो जैसे ही स्थल समीर आए तो सबसे पहले तो क्लियर होना चाहिए रात्रि में चलती है। कहां चलती है, रात्रि में। तो यहां होगा नहीं, या तो यहां हो सकता है या फिर यहां। अब स्थल समीर है तो स्थल समीर स्थल से कहां चलेगी, समुद्र की ओर चलेगी। तो स्थल से समुद्र की ओर चलती है, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, डी इसका सही उत्तर होगा। रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर नहीं चलती है और दिन में समुद्र से स्थल की ओर चलती है, इसे हम जल समीर कहते हैं। क्या कहते हैं, जल समीर की संज्ञा देते हैं। क्लियर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से पर्वत समीर के प्रवाह की अवधि है, ए दिन में, बी रात्रि में, सी दोपहर में सूर्यास्त तक, डी सूर्य उदय से दोपहर तक। अब ध्यान रखना पर्वत समीर पूछा गया है, तो देखिए यदि हम बात करें पर्वतों की तो यहां जो है पर्वतीय क्षेत्र होता है और इसके बीच का यह क्षेत्र तो होगा पर्वत और यहां होता है घाटी। तो यदि हम दिन में बात करें, सबसे पहले बात करते हैं दिन की, तो दिन में जो है पवनें घाटी से पर्वत की ओर चलती है और दिन में जो पवनें चलती है उन्हें हम घाटी समीर कहते हैं। क्या कहते हैं, घाटी समीर कहते हैं। और इसका जो विपरीत जो होता है वह होता है रात्रि। रात्रि में पवनें पर्वत से घाटी की ओर चलती है, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, पर्वत समीर के नाम से जानते हैं। और इसीलिए ध्यान रखना पर्वत समीर सदैव रात्रि में चलती है और घाटी समीर दिन में चलती है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, बी पर्वत समीर जो है इसकी प्रवाह की अवधि क्या होती है, रात्रि में होती है और यह पर्वतों से घाटियों की ओर चलती है, जबकि घाटी समीर दिन में घाटी से पर्वतों की ओर चलती है। क्लियर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। यूरोप महाद्वीप में चलने वाली गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है, ए बोरा, बी मिस्ट्रल, सी फोन, डी परगा। अब देखिए गर्म और शुष्क पवन, तो जो स्थानीय पवनें होती है दो प्रकार की होती है, या तो गर्म होगी या फिर ठंडी होगी। जो गर्म होगी वहां शुष्क पवनें होती है और बोरा जो है यहां एक ठंडी स्थानीय पवन है जो कि कहां चलती है, इटली में चलती है। दूसरी मिस्ट्रल जो है यहां भी एक ठंडी पवन है जो कि कहां पे चलती है, फ्रांस और स्पेन की सीमा के आसपास चलती है, फ्रांस और स्पेन में चलती है। परगा की बात करें तो यहां भी एक ठंडी पवन है और यहां कहां चलती है, साइबेरियाई रूस में चलती है, यानी कि साइबेरिया में चलती है। तो अब ये तीन है। प्रश्न क्या पूछा गया, कौन सी गर्म है, तो इसका सही उत्तर है सी फोन। यहां एक यूरोप महाद्वीप में चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है जिसे हम फोन के नाम से जानते हैं। क्लियर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसे हिम भक्षिणी स्नो ईटर के नाम से जाना जाता है या हिम भक्षिणी कहा जाता है, ए ब्लिजर्ड, बी ब्रिक फिल्डर, सी चिनुक, डी ब्लैक लोलर। देखिए ब्लिजर्ड जो है यहां एक ठंडी स्थानीय पवन है जो कि ध्रुवीय क्षेत्र में यहां चलती है, यानी कि कनाडा है, अंटार्कटिका महाद्वीप में जो ठंडी पवन चलती है उसे हम ब्लिजर्ड कहते हैं। ब्रिक फिल्डर यहां एक गर्म स्थानीय पवन है जो कि ऑस्ट्रेलिया में चलती है। कहां चलती है, ऑस्ट्रेलिया में चलती है ब्रिक फिल्डर। इसके बाद है चिनुक। चिनुक यहां रॉकी पर्वत के ढालों में चलती है और यहां एक कैसी है, गर्म पवन है। और जब यह रॉकी पर्वत के ढालों में चलती है तो वहां की जो ग्लेशियर है, जो बर्फ है, उसको यह गला देती है, इसीलिए चिनुक को क्या कहा जाता है,
हिमभक्षिणी कहा जाता है और यह कहां चलती है? यूएसए या उत्तरी अमेरिका में चलती है। और यही जब मैदानी भागों में चलती है तो यहां मैदानी भागों में जो गर्म चलती है, और यह भी कहां चलती है? यूएसए में। यूएसए के मैदानी भागों में जो गर्म चलती है उसे ब्लैक लॉलर कहते हैं, और जो पर्वतीय ढालों में चलती है उसे हम चिनूक कहते हैं। और चिनूक के कारण वहां की बर्फ जो है गल जाती है, इसीलिए चिनूक को हिमभक्षिणी की संज्ञा दी गई है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से हर मटन का दूसरा नाम है? ए सिराको, बी खमसीन, सी डॉक्टर और डी हबूब। तो ध्यान रखना, हर मटन का दूसरा नाम जो है वह डॉक्टर है। इसका सही उत्तर है सी। हर मटन यहां नाइजीरिया में, कहां पर? नाइजीरिया में चलने वाली एक गर्म स्थानीय पवन है, यह ध्यान रखना। और जब यहां नाइजीरिया से गिनी तट पर आ जाती है तो इसी गर्म पवन को गिनी तट पर क्या कहा जाता है? डॉक्टर की संज्ञा दी गई, इसीलिए हर मटन का दूसरा नाम क्या है? डॉक्टर है। सिराको की बात करें तो सिराको जो है यहां सहारा के मरुस्थल में चलती है। कहां पे चलती है? सहारा के मरुस्थल में चलने वाली गर्म स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? सिराको कहते हैं। और इसे ही मिस्र में क्या कहा जाता है? मिस्र में खमसीन कहा जाता है। खमसीन भी कैसी है? गर्म है। और सूडान में इसे ही क्या कहा जाता है? हबूब कहा जाता है। तो सूडान भी क्या में जो है गर्म स्थानीय पवन क्या कहलाती है? हबूब कहलाती है। और हर मटन जो है यह नाइजीरिया में चलती है, जिसे हम गिनी तट पर डॉक्टर के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से शीतल स्थानीय पवन नहीं है? ए पंपेरो, बी बाइस, सी सांता आना और डी जूरन। देखिए, शीतल स्थानीय पवन का मतलब है कौन सी एक ठंडी पवन नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं पंपेरो। पंपेरो यहां अर्जेंटीना और उरुग्वे यहां पे चलने वाली यहां एक ठंडी स्थानीय पवन है। दूसरा है बाइस, यहां फ्रांस में चलने वाली ठंडी स्थानीय पवन है। सांता आना जो है यहां कैलिफोर्निया, यूएसए में चलने वाली एक गर्म स्थानीय पवन है। और जूरन यहां स्विट्जरलैंड में चलने वाली ठंडी स्थानीय पवन है। तो इसका सही उत्तर है सी, सांता आना जो है यहां एक गर्म स्थानीय पवन है, ठंडी स्थानीय पवन नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन करें। ए यामो जापान, बी नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, सी जोंडा अर्जेंटीना, डी हरमटन दक्षिण अफ्रीका। देखिए, यामो यह जापान में चलने वाली एक पवन है, स्थानीय पवन है। नॉर्वेस्टर यह न्यूजीलैंड में चलने वाली एक गर्म स्थानीय पवन है। जोंडा यह अर्जेंटीना में चलने वाली एक गर्म स्थानीय पवन है और इसे ही क्या कहा जाता है? जोंडा यह अर्जेंटीना में चलने वाली एक स्थानीय पवन है। और हरमटन जो है यहां नाइजीरिया में चलती है। कहां चलती है? नाइजीरिया में चलने वाली एक गर्म स्थानीय पवन है। दक्षिण अफ्रीका में जो चलती है वह बर्ग कहलाती है, इसलिए इसका सही उत्तर है डी, जो कि सुमेलित नहीं है। क्लियर हो गया? बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से रक्त वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ए चिनुक, बी सिराको, डी ब्रिक फिल्डर, डी जोंडा। सबसे पहले तो आपको यह होना चाहिए कि रक्त वर्षा होती कहां पर है। रक्त वर्षा जो है यहां मिस्र और इटली में होती है।
मिस्र से लगाकर इटली में जो है बारिश होती है। क्यों? क्योंकि यहां से जब स्तनीय पवनें चलती है तो वह अपने साथ लाल मिट्टी को लेके जाती है, और यही लाल मिट्टी जो है वर्षा के साथ जब गिरती है तो वह रक्त वर्षा के रूप में, लाल वर्षा या खूनी वर्षा के रूप में दिखाई देती है। अब यह होती कहां पर है? तो देखिए, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, चिनुक जो है यहां यूएसए में चलती है, और यूएसए में रक्त वर्षा नहीं होती है, रक्त वर्षा होती है यूरोप में। कहां होती है? यूरोप में। अब ऐसी कौन सी पवन है जो कि यूरोप की ओर जाती है? तो चिनुक यूएसए में है, इससे नहीं होगी। सिराको, यहां सही उत्तर है, ध्यान रखना। सिराको जब सहारा के मरुस्थल से, यहां सहारा के मरुस्थल से ट्यूनेशिया, लीबिया और मिस्र के रास्ते कहां जाती है? इटली जाती है। तो यहां अपने साथ जो है लाल मिट्टी के कण लेके जाती है, और लाल मिट्टी के कणों के कारण वहां पर यह बारिश करती है, और वह वर्षा क्या कहलाती है? रक्त वर्षा कहलाती है। सिराको जो कि सहारा के मरुस्थल से चलती है। जब ये ट्यूनेशिया में चलती है तो इसे जो है चिली कहा जाता है। जब ये लीबिया में चलती है तो इसे गिबली कहा जाता है। और जब ये मिस्र में चलती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? खमसीन के नाम से जानते हैं। यह सब एक ही गर्म स्थानीय पवन है। ब्रिक फिल्डर जो है यह ऑस्ट्रेलिया में चलती है। कहां चलती है? ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म स्थानीय पवन है। और जोंडा जो है यह अर्जेंटीना में चलती है, जिसे शीत फोन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शीत फोन के नाम से जाना जाता है। तो यह था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने विश्व के प्रमुख पवन तंत्र के बारे में, प्रमुख पवनों के बारे में हमने बात की कि किस तरह से पवन तंत्र को लेके और वायुदाब को लेके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इसी तरह से हमारा सेशन यह आगे भी चलता रहेगा, और नेक्स्ट हम एक अच्छे टॉपिक को और लेके आएंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जहां से निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।